जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस बहाली 2025 के लिए समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक कर चुके हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, क्या चीज बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी। दोस्तों क्या चीज कि बिहार दिवस 2025 की थीम पूछ रहा है। थीम क्या था बिहार दिवस 2025 का, तो क्या चीज था, उन्नत बिहार और विकसित बिहार। क्या चीज थीम था, उन्नत बिहार और विकसित बिहार थीम था दोस्तों इसका। और हम लोग समझ सकते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो कब 22 मार्च 2025 को मनाया गया दोस्तों। ये 22 मार्च 2025 को हर साल 22 मार्च को कैसे मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च जो 2025 को मनाया गया, ये कितना नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों, तो कितना, तो 113वां, कितना 113वां स्थापना दिवस, 113वां स्थापना दिवस मनाया गया कितना नंबर का, तो 113वां। और हम लोग जानते हैं दोस्तों बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, बिहार राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों, गठन कब हुआ, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये बंगाल से टूटकर बना था। कब, 1912 में। कब बना था, तो 22 मार्च 1912 को, याद रखिए क्या चीज, 22 मार्च 1912 को क्या चीज, तो बिहार राज्य का गठन हुआ था। तो किससे अलग होकर के हुआ था, तो बंगाल से अलग होकर के क्या चीज, बिहार राज्य का गठन किया गया था। कब, 1912 में। उस समय 1912 में दोस्तों क्या चीज कि भारत का वाइसराय कौन था, तो वाइसराय कौन था भारत का 1912 में भारत का वाइसराय कौन था उस समय, तो कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। याद रखिएगा क्या चीज, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जब बिहार राज्य की स्थापना हुआ था तो उस समय वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। और इसमें एक याद रखिएगा क्या चीज कि जो स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों, ये कहाँ मनाया गया था, बिहार के कहाँ पे, तो कहाँ, पटना में कहाँ, तो गांधी मैदान में, पटना का गांधी मैदान में। और ये कितने दिनों तक चला था, कितना, तो 3 दिवसीय था दोस्तों। क्या चीज, 3 दिवसीय 3 दिनों तक चला था। क्या चीज, पटना में चला था, कहाँ, गांधी मैदान में। नेक्स्ट चलते हैं। कौशल और नौकरी की अपेक्षा के बीच असंगतता होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि कौशल और नौकरी की उपेक्षा के बीच असंगतता होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, तो किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, तो क्या चीज, संरचनात्मक बेरोजगारी दोस्तों। कैसा बेरोजगारी होता है, तो संरचनात्मक दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, क्या चीज कि नई तकनीक आने से कारण हमारा क्या चीज, कौशल में क्या चीज होता है, बढ़ावा नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी हम लोग कैसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं किसान का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या चीज, जैसे में उन लोग का, जैसे में धान कटाई के समय में, चाहे धान बोआई के समय में, बस वही टाइम में जैसे धान बो रहा है तो उन लोग का काम है, बाकी दिनों में क्या चीज करते हैं, तो उनका मतलब एक तरीका से घर बैठे ही रहते हैं एक तरीका से। और उससे समझ सकते हैं क्या चीज, तो हम लोग का किसान क्या चीज से ग्रस्त है, मौसमी बेरोजगारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित नहीं है। कौन सा बंदरगाह दोस्तों, क्या चीज, पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। पश्चिमी तटीय है दोस्तों, पश्चिमी तट पर कौन स्थित नहीं है, कांडला दोस्तों। कांडला कहाँ है, गुजरात में, ये पश्चिमी तट पर है। कोचीन कहाँ है, केरल में। कोचीन कहाँ है, तो केरल में, ये भी पश्चिमी तट पर स्थित है। ये नौर कहाँ है दोस्तों, तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा ये नौर कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ, तो तमिलनाडु में। ये कौन सा तट का हो गया दोस्तों, तो कौन सा, तो पूर्वी तट का हिस्सा। इसका आंसर, सही आंसर कौन हो जाएगा, तो 3 वाला। और मंगलौर बंदरगाह दोस्तों, मंगलौर बंदरगाह कहाँ है, तो कहाँ है, कर्नाटक में। याद रखिए कहाँ है मंगलौर बंदरगाह, तो कर्नाटक में। और बंदरगाहों को देखते हैं दोस्तों पूरा। जैसे मैं गुजरात में दोस्तों, गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, तो कौन सा, तो कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह दोस्तों, मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में। मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में। कांडला कहाँ है,
गुजरात में। कांडला कहाँ है? गुजरात में। मुंबई पोर्ट कहाँ है? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मतलब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों कहाँ है? ये भी तो मुंबई में है, याद रखिए। कहाँ? तो मुंबई में। और क्या चीज़? मुम्र गोवा बंदरगाह। क्या चीज़? मुम्र गोवा पोर्ट दोस्तों, ये कहाँ है? तो कहाँ है? गोवा में। मुम्र गोवा कहाँ है? तो गोवा में दोस्तों। और न्यू मंगलौर, अभी हम लोग पढ़े न्यू मंगलौर कहाँ है? न्यू मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। और कोचीन कहाँ है? तो केरल में, याद रखिए। कोचीन कहाँ है? केरल में। कोचीन केरल में। उसी प्रकार जो अभी हम लोग पढ़े एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह किस भारत के किस हिस्सा में आता है? तो पूर्वी हिस्सा में दोस्तों, पूर्वी हिस्सा में। तो पूर्वी हिस्सा में कहाँ पे? तो तमिलनाडु राज्य में। कहाँ? तो तमिलनाडु में। कौन सा बंदरगाह? तो एन्नौर बंदरगाह, याद रखिएगा। और ये चेन्नई बंदरगाह कहाँ? तो वहीं कहाँ है चेन्नई बंदरगाह? तो तमिलनाडु में। उस और तूतीकोरम भी कहाँ है? तमिलनाडु में। तूतीकोरम कहाँ है? तमिलनाडु में। ये तीनों कहाँ है? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। कहाँ? तमिलनाडु में। और हम लोग समझ सकते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट। क्या चीज़? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? तो कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और पारादीप, पारादीप कहाँ है दोस्तों? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में, याद रखिएगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में। और हल्दिया, क्या चीज़? हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? तो कहाँ? कोलकाता में, याद रखिएगा। कोलकाता में। कोलकाता में क्या चीज़ है? हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ है? तो कहाँ? आंध्र प्रदेश में। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है? एन्नौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। और तूतीकोरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कोचीन केरल में दोस्तों। मुम्रगांव कहाँ? गोवा में। न्यू मंगलौर कर्नाटक में। न्यू मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। मुंबई पोर्ट कहाँ है? तो मुंबई में ही। और गुजरात में क्या चाहिए दोस्तों? तो कांडला पोर्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए है कि 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है कि 1857 का राजनीतिक कारण पूछ रहा है दोस्तों। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण, इसमें एक्चुअली हुआ था क्या दोस्तों कि राजनीतिक कारण क्या था? क्या चीज? तो व्यापकता का सिद्धांत। क्या चीज? तो व्यापकता का सिद्धांत। इसके ही क्या चीज बोलते हैं? हड़प की नीति। क्या चीज? हड़प की नीति। इसी को इंग्लिश में क्या चीज बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, याद रखिएगा। हड़प की नीति। हड़प की नीति, याद रखिएगा। क्या चीज? हड़प की नीति, व्यापकता का सिद्धांत। ये आयत कब था दोस्तों? तो कब? 1848 में। किसके द्वारा लाया गया था? तो डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा? तो डलहौजी द्वारा। हुआ क्या था दोस्तों कि डलहौजी 1857 से पहले दोस्तों, कब? 1857 के विद्रोह से पहले क्या चीज? इसका राजनीतिक कारण क्या चीज बना था? व्यापकता का सिद्धांत। तो बना क्यों था दोस्तों? तो व्यापकता का सिद्धांत जब वाइसराय था दोस्तों, कौन? गवर्नर जनरल था भारत का, कौन? लॉर्ड डलहौजी। वही डलहौजी द्वारा एक क्या चलाया गया सिद्धांत, तो व्यापकता का सिद्धांत। तो कब आया था? तो 1848 में। इसके द्वारा हुआ था क्या चीज दोस्तों? इसका नाम से ही पड़ रहा है क्या चीज? हड़प की नीति। हड़प की नीति कहने का अर्थात क्या चाहिए दोस्तों कि ये वैसे राज्यों को हड़प लेते थे दोस्तों जिसके जैसे झांसी की रानी क्यों लड़ रही थी दोस्तों? कहाँ? झांसी से। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या चीज? उनका कोई मतलब अपना पुत्र नहीं था, वही दत्तक, वो उनका पिताजी का कोई पुत्र नहीं था, मतलब झांसी की रानी का कोई भाई नहीं था। इसी के कारण तो जिसका मतलब बेटा नहीं था दोस्तों, उस राज्य को क्या चीज? मतलब उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था, उसको क्या चीज कर लिया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा? क्या चीज? तो हड़प लिया जा रहा था। तो पहला जो हड़प की नीति के सिद्धांत के अनुसार पहला राज्य कौन सा था? हड़पा गया था कब? 1848 में। कौन सा राज्य? तो सतारा को। किसको? तो सतारा को। तो सतारा को 1848 में हड़प लिया गया दोस्तों। उसी तरह सतारा को हड़पा, फिर जैतपुर को, फिर उसके बाद संभलपुर को, फिर झांसी को भी 1853 में हड़प लिया गया दोस्तों। यही सब आगे चल के क्या चीज बन गया? तो 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण बन गया। ऐसे अगर पूछे कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण, समझिएगा दोस्तों क्या चीज? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति अगर पूछे 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण पूछे तब क्या बताइएगा? तो चर्बी वाला कारतूस। क्या चीज? चर्बी वाला कारतूस।
चर्बी वाला कारतूस कहने का अर्थ क्या चाहिए दोस्तों, क्या हुआ था कि नवंबर 1800 क्या चाहिए 1856 में, नवंबर 1800 या नवंबर दिसंबर में दोस्तों, दिसंबर 1856 में क्या हुआ था क्या चाहिए, तो क्या चाहिए अंग्रेजों द्वारा एक पहले क्या चीज चल रहा था, ब्राउन बेस, क्या चाहिए ब्राउन बेस के स्थान पर नया राइफल लाया गया था दोस्तों, क्या चीज नया कारतूस लाया गया था, क्या चीज नया कारतूस का नाम क्या चीज था, तो इनफील्ड राइफल, याद रखिए क्या चीज इनफील्ड राइफल। तो इनफील्ड राइफल दोस्तों, ब्राउन बेस में तो कोई दिक्कत नहीं था उसका कारतूस में, लेकिन इनफील्ड राइफल में क्या था कि इसका जो कारतूस बनता था उसका कारतूस में क्या चीज सुअर और क्या चीज का गाय का चर्बी रहता था दोस्तों। तो उससे क्या हुआ कि जो अंग्रेजी सैनिक थे उसमें कुछ बहुत सारे इंडियन भी भर्ती थे दोस्तों। तो इंडियन में जो हिंदू जन वाले थे, हिंदू जो थे उनको क्या चीज गाय के चर्बी से मतलब दिक्कत होने लगा, और जो मुस्लिम थे उनको सुअर के चर्बी से दिक्कत होने लगा। तो यही क्या चीज बन गया, तत्कालिक कारण बन गया। वही इसी में से 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से दोस्तों, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे दोस्तों, कौन, मंगल पांडे। इन्होंने ही क्या चीज किया, तो तत्कालिक कारण का एक प्रमुख अंग माना गया दोस्तों, क्या चीज मंगल पांडे को। यही थे जो क्या चीज ह्यूसन और बाग, किसको, तो ह्यूसन और बाग को, ह्यूसन और बाग की हत्या कर दी थी दोस्तों। यही कारण क्या चीज चर्बी वाले कारतूस के कारण ही किसने, मंगल पांडे ने ह्यूसन और बाग की हत्या कर दी थी दोस्तों। कब की थी हत्या, तो कब तो 29 मार्च हत्या कब की दोस्तों, इसका डेट याद रखिए कब, 29 मार्च 1857 को। और वही इसके जस्ट 9 दिन बाद दोस्तों क्या चीज कि कितना तारीख को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी हो गई दोस्तों, फांसी हो गई किसको, तो मंगल पांडे को। इसी के कारण सभी सैनिक क्या चीज असंतुष्ट हो गए दोस्तों, और वही सैनिक असंतुष्ट होने के कारण ही क्या चीज जो 1857 का जो प्रथम क्रांति है दोस्तों, क्रांति का प्रथम जो माना जाता है, जो शुरुआत माना जाता है, वो कब माना जाता है, तो 10 मई कब, तो 10 मई कब, 10 मई 1857 को, याद रखिएगा कब, 10 मई 1857 को, कब, 10 मई और 1857 को, याद रखिएगा दोस्तों। इसका डेट थोड़ा गलत लग रहा है, इसका डेट क्या चाहिए, अप्रैल नहीं मई होगा दोस्तों, क्या चाहिए, मई। 10 मई 1857 को दोस्तों क्या किया गया, 10 मई 1857 को मेरठ में, कहाँ, तो मेरठ से क्या चाहिए 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट और याद रखिएगा क्या चाहिए, दिल्ली से किसने मतलब क्रांति की थी, तो दिल्ली से किसने, कौन, बहादुर शाह द्वितीय ने। और याद रखिएगा कानपुर से दोस्तों, कानपुर से नाना साहब ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, वही उसी तरीक़ा से लखनऊ से कौन, तो बेगम हजरत महल ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों, अक्टूबर 2024 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किन अभिनेत्रियों द्वारा साझा किया गया दोस्तों, तो किन अभिनेत्रियों द्वारा साझा किया गया, तो नित्या मेनन और कौन, मानसी पारेख के द्वारा, किसके द्वारा, नित्या मेनन और मानसी पारेख द्वारा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों इसको देखते हैं क्या चाहिए कि 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मतलब सबसे बढ़िया फिल्म दोस्तों वो किसे माना गया, तो आटम को, किसे माना गया, तो आटम को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे माना गया, का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों,
किसे? तो ऋषभ शेट्टी को। कौन सा फिल्म के लिए? तो कांतारा के लिए, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसका अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? तो नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। किसको किसको मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड? तो नित्या मेनन और मानसी पारेख को। मानसी पारेख किस फिल्म के लिए मिला है? तो कच्छ एक्सप्रेस के लिए। और नित्या मेनन के लिए, मेनन को किस फिल्म के लिए मिला? तो चित्राबलम के लिए, याद रखिएगा। और क्या चीज़? सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किसे चुना गया? तो किसे? पवन मल्होत्रा को। कौन सा फिल्म के लिए? तो फौजा फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री होगा दोस्तों, अभिनेत्री किसे माना गया? तो नीना गुप्ता को। किसे? तो नीना गुप्ता को। फिल्म का नाम क्या चीज था? तो ऊंचाई। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? 17वां नेशनल अवार्ड के तहत। किसे? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो किसे? तो मिथुन चक्रवर्ती को। सर्वाधिक पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे? तो पोनियन सेल्वन फर्स्ट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने किस स्थान पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था दोस्तों? तो अरुणा आसफ अली ने किस स्थान पर दोस्तों ध्वज फहराया था? कब फहराया था दोस्तों? तो 9 अगस्त 1942 को। कहाँ फहराया था? तो ग्वालियर टैंक के मैदान में दोस्तों। ये कहाँ ग्वालियर टैंक? तो बॉम्बे में दोस्तों। ये कब फहराया था दोस्तों? 9 अगस्त 1942 को। और उसी किस क्रांति के समय दोस्तों? तो किस आंदोलन के समय? तो किस आंदोलन के समय? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दोस्तों गांधी जी ने एक नारा दिया था दोस्तों। क्या चीज? करो या मरो। करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने। याद रखिए किसने? तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने दी थी दोस्तों। क्या चीज? करो या मरो का नारा। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दोस्तों। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था दोस्तों। और याद रख सकते हैं इसमें दोस्तों 9 अगस्त 1942 को ही जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन क्या चीज? तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। उसी तरीका सरोजिनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को, सभी को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों, ताकि आंदोलन बड़ा पैमाने पर ना बन सके। तो इसीलिए जैसे महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? कहाँ रखा था महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू। क्या चीज? सरोजिनी नायडू और क्या चीज? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और एक और नाम याद रखिए। क्या चीज? कस्तूरबा गांधी। क्या चीज? कस्तूरबा गांधी। ये तीनों को कहाँ बंदी बना के रखा गया था दोस्तों? ये तीनों को कहाँ रखा गया था? कहाँ? तो आगा खां महल में। कहाँ? पूना के आगा खां महल में। याद रखिएगा पूना के आगा खां महल में। आगा खां महल में ये तीनों को बंदी बना के रखा गया था। और याद रखिएगा दोस्तों बिहार से कौन? राजेंद्र प्रसाद। क्या चीज? राजेंद्र प्रसाद को इनको कहाँ बंदी बना के रखा गया था? तो कहाँ? बांकीपुर जेल में। कहाँ? बांकीपुर जेल में। याद रखिए कहाँ? बांकीपुर जेल में। किनको बना के रखा गया था बंदी? तो राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को कहाँ? आगा खां महल में। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को ही दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन चला था। और इस समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों। याद रखिएगा। और जो अरुणा आसफ अली है दोस्तों उसने स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था। कब फहराया था? तो ग्वालियर टैंक में दोस्तों। कब? 9 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक है कहाँ दोस्तों? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा क्षेत्र भारत में ग्रामीण विकास का आधार है? कौन सा क्षेत्र? क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? कौन सा क्षेत्र भारत में ग्रामीण विकास का आधार है दोस्तों? तो कौन सा क्षेत्र? तो कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र क्या चीज है दोस्तों? तो ग्रामीण विकास का एक आधार है दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और द्वितीयक
क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और द्वितीयक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया दोस्तों। तो किस पंचवर्षीय योजना में, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। याद रखिएगा पहले स्टार्टिंग में पंचवर्षीय योजना जारी कौन करता है दोस्तों, तो योजना आयोग कौन करता है, योजना आयोग द्वारा जारी किया जाता था। योजना आयोग का गठन कब हुआ है दोस्तों, योजना आयोग का गठन याद रखिएगा कब, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को। उसी के द्वारा क्या चीज हर 5 वर्ष पर पंचवर्षीय योजना लाया जाता था दोस्तों। तो पहला पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, पहला पंचवर्षीय योजना कौन लाया था दोस्तों, तो पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होता है, पहले ये समझते हैं। पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री रहेंगे दोस्तों वही पंचवर्षीय योजना के प्रधान क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। याद रखिएगा। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1951 से 56 दोस्तों। और दूसरा कब हुआ था दोस्तों, यहीं पर देखिए दूसरा, क्योंकि उद्योग दूसरा पर क्या चीज पर जोड़ दिया गया था, तो उद्योग और द्वितीयक क्षेत्र पर। तो द्वितीयक क्षेत्र पर कब हुआ दूसरा, तो 1956 से 5 साल दोस्तों, कितना 5 साल, 1961 तक। याद रखिएगा 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। पहला पंचवर्षीय योजना कब चला, कब से कब तक, तो 1951 से 56 तक। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों, किस मॉडल पर, तो हेराल्ड-डोमार मॉडल। याद रखिएगा क्या चीज, हेराल्ड-डोमार मॉडल, हेराल्ड-डोमार मॉडल पर आधारित था। कौन, तो पहला पंचवर्षीय योजना। इस पर किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था दोस्तों, तो कृषि क्षेत्र पर। याद रखिएगा क्या चीज, कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। क्या चीज में, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया दोस्तों। इसीलिए भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, व्यास घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना कब बनाया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय ही बना था। क्या चीज, भाखड़ा नांगल और क्या चीज, दामोदर घाटी परियोजना कब बना, तो पहला पंचवर्षीय योजना के समय ही बना। याद रखिएगा। और क्या चीज, दूसरे पंचवर्षीय योजना को समझते हैं दोस्तों। दूसरे पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर जोड़ दिया गया था, तो उद्योग और द्वितीयक क्षेत्र पर। ये किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, याद रखिएगा किस मॉडल पर आधारित था, किस मॉडल पर आधारित था, तो किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस पर। क्या चीज, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। कौन सा, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। किस चीज पर जोर दिया गया था, तो उद्योग और द्वितीयक क्षेत्र पर। तो उद्योग पर जोर दिया गया था दोस्तों इस समय, तो उद्योग पर जोर दिया गया था। तो 3 कारखाने बनाए गए थे दोस्तों। क्या चीज, 3 कारखाने बनाए गए थे। पहला कारखाना याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, भिलाई। क्या चीज, भिलाई इस्पात कारखाना। क्या चीज, भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना पंचवर्षीय योजना के ही समय में बना दोस्तों। और भिलाई है कहाँ दोस्तों, भिलाई कहाँ, याद रखिए भिलाई कहाँ, उड़ीसा में। भिलाई कहाँ, उड़ीसा में। और किसके सहयोग से बना था दोस्तों, किस देश के सहयोग से बना था भिलाई इस्पात कारखाना, तो किस देश के सहयोग से, तो रूस से। याद रखिएगा कहाँ से, तो रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से बना था। क्या चीज, भिलाई इस्पात कारखाना। दूसरा याद रखिएगा दोस्तों, दूसरा याद रखिएगा, पहला क्या चीज, भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से बना था। दूसरा याद रखिएगा क्या चीज, दुर्गापुर। क्या चीज, दुर्गापुर इस्पात कारखाना दोस्तों। और तीसरा याद रख सकते हैं क्या चीज, तीसरा क्या चीज, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, और राउरकेला। क्या चीज, राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ है दोस्तों, तो उड़ीसा में। दुर्गापुर कहाँ है, दुर्गापुर है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। भिलाई किस देश के सहयोग से बना है दोस्तों, तो किस देश से, रूस के सहयोग से। दुर्गापुर किस देश के सहयोग से बना है, तो याद रखिए किस देश के सहयोग से, दुर्गापुर याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज, ब्रिटेन के सहयोग से। क्या चीज, ब्रिटेन के सहयोग से।
ब्रिटेन के सहयोग से। और याद रखिएगा क्या चीज, राउरकेला जो उड़ीसा में है दोस्तों, उड़ीसा में है दोस्तों, ये क्या चीज जर्मनी के सहयोग से बना। क्या चीज से, तो जर्मनी के सहयोग से। कौन, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना है। राउरकेला दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से। ये कब बना है दोस्तों, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में बना, याद रखिएगा। अब बोकारो स्टील जो है कारखाना है दोस्तों, वो तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय में बना है, याद रखिएगा। बोकारो है जो कब बना है, तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय में बना है, याद रखिएगा। और अब है जो दोस्तों योजना आयोग है जो बंद हो गया दोस्तों, इसके जगह क्या किया गया, नीति आयोग आ गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1947 में क्या चीज, 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वाली सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री दोस्तों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1947 में प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दोस्तों। उस समय कैबिनेट मंत्री में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर थी दोस्तों। कौन सी मंत्री पद पर थी, तो कौन सी, तो स्वास्थ्य मंत्री, याद रखिएगा। क्या चीज, स्वास्थ्य मंत्री पद पर थी। क्या चीज, तो स्वास्थ्य मंत्री थी दोस्तों। कौन, स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृता कौर, याद रखिएगा। क्या चीज, तो स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृता कौर। इसका आंसर क्या जगह दोस्तों, तो फर्स्ट वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक निम्न में से किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों, किसके सहयोग से दोस्तों, तो किसके सहयोग से 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक पेश की गई थी, तो किसने, किसके सहयोग से, तो महबूब उल हक के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, तो महबूब उल हक के द्वारा। किसके द्वारा, तो महबूब उल हक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक दोस्तों क्या चीज, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या चीज, HDI, याद रखिए। क्या चीज, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें याद रखिएगा दोस्तों, ये जारी कौन करता है, जारी किसके द्वारा होता है, तो UNDP द्वारा। किसके द्वारा, UNDP द्वारा। क्या चीज, संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट कार्यक्रम द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट कार्यक्रम के द्वारा दोस्तों। क्या चीज, विकास कार्यक्रम। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है, तो UNDP द्वारा जारी होता है। और हम लोग इसमें क्या चीज़ जान सकते हैं, किसको 3 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। कितने क्षेत्रों में, तो तीन आधार पर बांटा जाता है। UNDP कितने तरीका से बांटा जाता है, कितने तरीकों से चुना जाता है, तो 3 तरीकों से। क्या चीज, तो शिक्षा के आधार पर दिया जाता है दोस्तों। इसका सूचकांक किस तरीका से जारी होता है, किस चीज़ के आधार पर, तो शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। क्या चीज़ के आधार पर, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य के आधार पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा, भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा जिसे 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया दोस्तों, उसका क्या नाम है, उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम क्या चाहिए दोस्तों, संजीवनी। ये संजीवनी है जो दोस्तों क्या चीज़ है, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा है। ये किस राज्य की ने शुरू किया दोस्तों, तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। और कौन सा हॉस्पिटल में, तो एम्स ऋषिकेश द्वारा। कौन सा हॉस्पिटल द्वारा, तो एम्स, याद रखिएगा। क्या चीज, एम्स ऋषिकेश द्वारा। क्या चीज, तो एम्स ऋषिकेश द्वारा, एम ऋषिकेश द्वारा दोस्तों, याद है। ऋषिकेश कहाँ, तो देहरादून में, याद रखिएगा। ये क्या चीज, इसका नाम क्या चीज है, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का। क्या चीज, तो संजीवनी। यह नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था दोस्तों इसको। सतपुड़ा पर्वतमाला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है, सतपुड़ा पर्वतमाला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है दोस्तों, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। किसके बीच में, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। ये दोनों कहाँ जाकर के गिरती है दोस्तों, इसका नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, तो कहाँ, तो अमरकंटक में। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सतपुड़ा रेंज में ही है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या चीज, सतपुड़ा पर्वत के में ही है। क्या चीज, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल नर्मदा का अमरकंटक। और ये दोनों नदी कहाँ जाकर के गिरती है दोस्तों, तो अरब सागर में, याद रखिएगा। कहाँ, अरब सागर में जाके गिरती है। और दोनों क्या चीज, डेल्टा ना बनाकर क्या चीज बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है। काची बनाती है, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है दोस्तों। क्वेश्चन पूछता भी है दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती क्या चीज बनाती है। क्या चीज, क्या चीज बनाती है। ऑप्शन में रहेगा डेल्टा रहेगा, एस्चुरी रहेगा और दे देगा दोस्तों। तो क्या चीज बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है,
इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है दोस्तों? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आज़ाद का। किसका? तो अबुल कलाम आज़ाद का। अबुल कलाम आज़ाद का। और एक पत्रिका है दोस्तों, क्या चीज़? पत्रिका का नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज़? अबुल कलाम आज़ाद का। एक और क्या चीज़ याद रख सकते हैं? अल हिलाल। क्या चीज़? अल हिलाल। अल हिलाल की रचना किसने किया दोस्तों? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? तो अल हिलाल की रचना किसने किया? अबुल कलाम आज़ाद ने। इंडिया विंस फ्रीडम की रचना किसने किया? तो किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आज़ाद की। लाल कृष्ण आडवाणी दोस्तों, इसकी पुस्तक का नाम क्या चाहिए दोस्तों? क्या चाहिए पुस्तक का नाम? तो माई कंट्री। क्या चाहिए है? माई कंट्री। माई कंट्री माई लाइफ, याद रखिएगा। क्या चाहिए? माई कंट्री माई लाइफ। किसका दोस्तों? तो लाल कृष्ण आडवाणी का। क्या चाहिए? तो माई कंट्री माई लाइफ। अबुल कलाम का अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस का एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्या चाहिए? इंडिया स्ट्रगल। क्या चाहिए? तो इंडिया स्ट्रगल, याद रखिएगा। क्या चाहिए? तो इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल किसका दोस्तों? तो किसका? सुभाष चंद्र बोस का। क्या चाहिए? तो इंडिया स्ट्रगल राजेंद्र प्रसाद का दोस्तों। क्या चाहिए? इंडिया डिवाइडेड, याद रख सकते हैं। क्या चाहिए? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसका दोस्तों? इंडिया डिवाइडेड तो राजेंद्र प्रसाद का। किसका? तो राजेंद्र प्रसाद का। इंडिया डिवाइडेड किसका? राजेंद्र प्रसाद का। सुभाष चंद्र बोस का इंडिया स्ट्रगल। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी का दोस्तों। अबुल कलाम का अल हिलाल। और क्या चाहिए? इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाला सभी डेटा को फिल्टर करता है दोस्तों। तो डैश इसमें से कौन सा ऐसा है दोस्तों जो क्या चीज़? फायरवॉल है जो दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या चीज़ है कि जो इसका मुख्य कार्य क्या चाहिए दोस्तों? तो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को क्या करता है? फिल्टर करने का काम कौन करता है दोस्तों? किसका है? तो फायरवॉल का काम है दोस्तों। किसका? तो फायरवॉल का काम है। बाहरी डेटा को मतलब इंक्लूड नहीं होने देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बेनिन की राजधानी कहाँ? बेनिन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो पोर्टो नोवा। पोर्टो नोवा कहाँ की राजधानी है? तो बेनिन की। और बेनिन कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ? तो पश्चिमी अफ्रीका में, याद रखिए। कहाँ? अफ्रीका महादेश में है, अफ्रीका में। और हम लोग याद रख सकते हैं ब्राजीलिया दोस्तों, ये तो पता ही होगा। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राजीलिया। भूटान के थिम्पू। और याद रख सकते हैं दोस्तों भूटान के थिम्पू। और ब्राज़ील के कहाँ है? तो ब्राजीलिया, याद रखिए। पोर्टो नोवा किसका है? तो बेनिन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा नदी पुल पूछ रहा है दोस्तों। सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है दोस्तों भारत का? तो कौन सा है? भूपेन हजारिक सेतु। कौन है? भूपेन हजारिक सेतु, याद रखिएगा। क्या कौन है? तो भूपेन हजारिक सेतु है दोस्तों। इसी का नाम क्या चाहिए है? इसी का अन्य नाम क्या चाहिए दोस्तों? क्या चाहिए? ढोला सदिया। क्या चाहिए? ढोला सदिया। ढोला सदिया सेतु किसका नाम है? तो भूपेन हजारिक सेतु का ही नाम है दोस्तों, याद रखिए। क्या चाहिए? ये कितना मीटर लंबा है? तो 9150 मीटर लंबा है दोस्तों, याद रखिए। कितना? 9150 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा? 9150 मीटर। और ये जोड़ता कहाँ से दोस्तों? ये कहाँ? असम से अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा को जोड़ता है दोस्तों। जाता है कहाँ? असम से अरुणाचल प्रदेश। इसी का नाम भूपेन हजारिक सेतु का ही नाम क्या चाहिए? ढोला सदिया सेतु। इसकी लंबाई कितना है दोस्तों? 9150 मीटर। सबसे लंबा नदी पुल है दोस्तों कौन? भूपेन हजारिक सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है दोस्तों? वर्तमान समय में लोकसभा का विपक्ष का नेता दोस्तों, तो लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन है अभी वर्तमान समय में? तो राहुल गांधी दोस्तों। एक याद रखिएगा दोस्तों कि विपक्ष का नेता वही हो सकता है, विपक्ष का नेता होने के लिए योग्यता दोस्तों जिसको बोलते हैं विपक्ष का दल का नेता
होने के लिए उसका योग्यता क्या चाहिए दोस्तों कि कुल लोकसभा सीट का दोस्तों, कुल लोकसभा सीट अभी वर्तमान में कुल लोकसभा सीट कितना है 550 है दोस्तों, कितना है तो 550 है, कितना है अधिकतम सीट तो 550 है। इसका 10% दोस्तों, तो इसका 10% सीट अगर कोई भी विपक्ष का नेता अगर 10% सीट लाता है दोस्तों तो उसे क्या चाहिए, उसे विपक्षी दल का नेता कहा जाएगा। 10% से अधिक या 10%, तो 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम कितना लगभग कितना तो 55 सीट तक उसे लाना होगा, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है तो कितना कुल सीटों की संख्या कितना है तो 550, और वर्तमान में सीटों की संख्या कितना है दोस्तों जिस पर निर्वाचन होता है तो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना है 543, याद रखिएगा। कहाँ कितना तो 543 सीट है दोस्तों, वर्तमान में कितना है तो 543 है दोस्तों। लेकिन इससे पहले 2020 से पहले कितना था दोस्तों, कुल सीटों की संख्या कितना था 552 था, लेकिन इसको 2 सीट हटा दिया गया दोस्तों। एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था उसे 2020 में 104वां संविधान संशोधन द्वारा कितना 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2020 में उसे हटा दिया गया दोस्तों। किसे तो 2 सीट जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, कौन मनोनीत करता था, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, उसे अब हटा दिया गया, याद रखिएगा। इसीलिए अब वर्तमान में कुल सीटों की संख्या कितना तो 550 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तुगलकानामा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, क्या चीज बोल रहा है कि तुगलकानामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो तुगलकानामा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो कौन है अमीर खुसरो, याद रखिएगा। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया तो अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया। जियाउद्दीन बर्नी दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा क्या चीज लिखा गया है, याद रखिएगा। तारीखे फिरोज शाही, क्या चीज तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है तो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। इब्न बतूता दोस्तों, इब्न बतूता किसके द्वारा लिखा गया तो इब्न बतूता दोस्तों, सॉरी इब्न बतूता द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या चाहिए दोस्तों तो रेहला, क्या चीज रेहला। रेहला किसके द्वारा लिखा गया तो इब्न बतूता द्वारा, इब्न बतूता द्वारा। और गुलबतन बेगम द्वारा दोस्तों जो हुमायूं नामा की रचना की है, क्या चीज तो हुमायूं नामा की रचना किसने किया तो गुलबदन बेगम ने, इब्न बतूता रेहला ने दोस्तों, याद रखिएगा। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा क्या चीज तारीखे फिरोज शाही, याद रखिएगा। अमीर खुसरो द्वारा तुगलक का नामा, याद रखिएगा दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों अमीर खुसरो द्वारा क्या चीज एक पुस्तक का नाम लिखा गया है, क्या चीज पुस्तक लिखा गया ख्वाइजुद्दीन ख्वाइजुद्दीन उल फुतूह, किसके द्वारा लिखा गया है ख्वाइजुद्दीन उल फुतूह, तो किसके द्वारा अमीर खुसरो द्वारा क्या चीज ख्वाइजुद्दीन उल फुतूह। और तुगलकानामा की रचना किसने किया तो किसने अमीर खुसरो ने। जियाउद्दीन द्वारा तारीखे फिरोज शाही, रेहला इब्न बतूता द्वारा, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों कि 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है तो किस रूप में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और इसे 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को क्या चीज 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, भारतीय संविधान सभा का चीज संविधान सभा द्वारा क्या चीज हिंदी को क्या चीज को मतलब राष्ट्रीय 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। और इसे इंजीनियर दिवस दोस्तों, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है तो 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है 15 सितंबर को। और कैंसर दिवस दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है 4 फरवरी को, याद रखिएगा क्या चीज 4
4 फरवरी को क्या चीज मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस होते हैं तो सब तो कोई जानते होंगे क्या चीज? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या चीज? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या चीज? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।